वोटिंग होनी है। आमतौर पर प्रचार का दौर थमने के बाद पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय वोटरों को बूथ तक ले जाने के लिए जमीन पर जोर लगाती हैं, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में आखिरी पल तक राजनीतिक छींटाकशी जारी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक लेख छपा है। शिवसेना ने बीजेपी की दोस्ती को ढोंग तक करार दिया है। वहीं हरियाणा में भी सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ही है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या शिवसेना बीजेपी की 25 साल पुरानी दोस्ती ढोंग थी। हरियाणा और महाराष्ट्र में आखिर कितना बड़ा है मोदी फैक्टर। हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र और हरियाणा में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव 2 राज्यों में है, लेकिन इन चुनावों में दिलचस्पी पूरे देश की है, क्योंकि इस चुनावी कुरुक्षेत्र में मतदान के ऐन पहले तक किसी को नहीं पता कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन। महाराष्ट्र में दोनों गठबंधन टूटे हैं, लेकिन टीस और टकराव सबसे ज्यादा शिवसेना और बीजेपी में है। शिवसेना इतने गुस्से में है कि वो बीजेपी से 25 साल की दोस्ती का कोई लिहाज तक करने को तैयार नहीं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मतदान से ठीक एक दिन पहले छपी संपादकीय इसकी नई मिसाल है। सेना का आरोप है, कांग्रेस और एनसीपी तो मरे हुए सांप हैं। यदि कोई इस मैदान में शिवसेना का दुश्मन है तो वो है बीजेपी, जिसने सत्ता के लोभ में 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर जनादेश नहीं मिला, लेकिन अब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। इसलिए बीजेपी का ढोंग सामने लाना हमारा कर्तव्य है। शिवसेना ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाया है, लेकिन एक बड़ा सवाल शिवसेना पर भी है कि बीजेपी के साथ जिस गठबंधन को 25 साल तक शिवसेना वैचारिक गठबंधन बताती थी, क्या वो ढोंग था? ऐसा गठबंधन बना था 25 साल पहले, जो सत्ता के लिए नहीं बना था, तो हिंदुत्व के विचार पर बना था, लेकिन इस बार सिर्फ सत्ता के लिए ये गठबंधन टूटा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुझे समझ में नहीं आता, बीजेपी अगर नंबर 1 दुश्मन है तो अभी तक मोदी मंत्रिमंडल में शिवसेना के मंत्री क्यों बैठे? बीजेपी और शिवसेना अगर एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो महानगर पालिका जो मुंबई में है, जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे के समर्थन से सत्ता में हैं, वो अलग क्यों नहीं हुए अभी तक? दिलचस्प बात ये भी है कि इस चुनाव में शिवसेना से लेकर सभी पार्टियों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। बीजेपी की नीति, विचारधारा और घोषणा पत्र की बजाय दोनों राज्यों में बीजेपी को मोदी के नाम का ही सहारा है। ऐसे में ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितनी अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कई सारी ऐसी टिप्पणियां की गई हैं नरेंद्र मोदी के बारे में जिनको पढ़ना भी मुश्किल है। जी हां, ये टिप्पणियां लिखी हैं प्रेम शुक्ला जी ने, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन क्या 25 साल की ये दोस्ती दोनों के बीच में ढोंग थी? इसी पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम खास मेहमान। एनसीपी की तरफ से हमारे साथ क्लाइस्टो साहब मौजूद हैं, हमारे साथ मनीष अवस्थी जी मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ एनके सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले मेरा सवाल मनीष अवस्थी जी से। मनीष, सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे ने इस लेख से किनारा किया है, आखिर क्यों? प्रेम शुक्ला के इतने कड़े बोल और फिर उद्धव ठाकरे का किनारा, ऐसा क्या मन बदला उद्धव ठाकरे का? क्या वो पोस्ट पोल अलायंस की संभावनाएं टटोल रहे हैं? देखिए, जहां तक इस पूरे चुनाव में देखने मिला है दीपक भाई, उसमें एक चीज सामने आई है। बात जो सामने आई है उसके तहत ये दिखाई पड़ता है कि मतों को लेने के लिए, अपने वोटरों को रिझाने के लिए एक दल अपनी वाक पटुता के चलते, अपने वाक युद्ध के चलते वोट बटोरना चाह रहा है। यानी कि मैं बात करूंगा शिवसेना की, जो सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना रखकर
तमाम वक्तव्य, तमाम बयान बोलने के जरिए, लेखनी के जरिए कर रहा है। और वहीं बीजेपी जो है वो बाला साहब की आड़ लेकर शिवसेना पर कोई भी ऐसा सीधा अटैक करने के मूड में नहीं, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि हम शिवसेना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो मतों को रिझाने के लिए एक ना बोलकर चुप रहकर अपने आप को शांत रख रहा है, तो दूसरा बोलकर अपने वोटरों को अपने पास खींचने की तैयारी में। जहां तक आपने सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उद्धव ठाकरे किनारा कर रहे हैं, मैं इतना ही नहीं कहूंगा। कल सुबह सामना में जो उद्धव ठाकरे शिवसेना सुप्रीमो है, संपादक संजय राउत को उन्होंने एक साक्षात्कार दिया है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि ये कहां प्रश्न उठता है, जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। यानी महत्वाकांक्षा सामने आ रही है कि ये जो लड़ाई हुई है, ये जो छींटाकशी जारी है, ये किसी और के लिए नहीं, केवल किस्सा कुर्सी का, उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जारी है। जहां तक बात की जाए कि उद्धव ठाकरे ने किनारा किया है, तो ये साफ है कि वो सीधे तौर पर कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन हां, वो इशारों में फिर से एक बार मोदी को निशाना बढ़ाना है, जिसको कल तमाम पाठक, तमाम दर्शक पढ़ेंगे। तमाम दर्शक पढ़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रेम शुक्ला जी, आपका आर्टिकल दिखा रहा हूं दर्शकों को, गर्जा महाराष्ट्र, और इसमें लिखा है शर्मिंदा है बीती सदियां, देख इरादा नई सदी का। कोट करता हूं आपको, मोदी को अकेले भाजपा के नाम पर जनादेश तो नहीं मिला था। भाजपा को यदि शिवसेना ने भाजपा स्टाइल में ही लोकसभा चुनाव के पहले दांव मारा होता तो मोदी के डैश डैश डैश, यहाँ पे आपने जो शब्द लिखा है मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, पिता के बारे में लिखा है, पिता भी भाजपा को 2014 में पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाते। ये क्या भाषा है? ये क्या एक संपादक की भाषा होती है? निश्चित तौर पर संपादक की भाषा होती है और सामना की भाषा है, और इस भाषा का मैं प्रयोग करता रहूंगा। मुझे इस भाषा के प्रयोग पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई आपत्ति नहीं है, मेरी भाषा है। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के पिता तक पहुंच जाना और उसके लिए बाप शब्द का इस्तेमाल करना, क्या है आपको शोभा देता है? बाप कोई अशोभनीय शब्द नहीं है और किसी को अपने बाप का नाम बताने में शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी के पिताजी महान होंगे, हम मानते हैं। उनको किसी भी प्रकार से उनके पिताजी का नाम लेने पर, किसी को मुझे मेरे पिताजी का नाम लेने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई पूछ सकता है कि आपका बाप भी ये नहीं कर सकता था, ये बहुत प्रचलित कहावत है, उस प्रचलित कहावत का उपयोग है। लेकिन ये सत्य है कि इसका शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का इस विचार से कोई लेन देन नहीं। ये मेरे विचार हैं, एक पत्रकार और संपादक के नाते पर मैंने जो विश्लेषण किया मैं उस पर सहमत हूं, अडिग हूं, और मुझे लगता है कि ये सही विचार है। ये सही विचार है, लेकिन उद्धव ठाकरे इन विचारों से असहमत है और ये शिवसेना का मुखपत्र है। तो ये तो दो तरफ की भाषा हुई। एक तरफ आप अटैक भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पैसिफाई भी कर रहे हैं। नहीं, कृपया इस बात को समझें कि पीआरबी अधिनियम के तहत सारे जो आलेख है उसके प्रति उत्तरदायित्व मेरा बनता है, संपादक का उत्तरदायित्व नहीं। संपादकीय के कॉलम में ये छपा हुआ नहीं, ये मेरा आर्टिकल है, मेरा विश्लेषण है और इसे मैं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी के तौर पर स्वीकार करता हूं। इसमें आदरणीय उद्धव ठाकरे जी की संपादकीय बताकर कुछ लोग इसको प्रचारित कर रहे थे, इस कारण उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। नहीं, हम मानते हैं आपका आर्टिकल है और संपादकीय और आर्टिकल में अंतर होता है। ये उद्धव ठाकरे जी का आर्टिकल नहीं है, लेकिन क्या आप इस बात को डिनाय करते हैं कि सामना और दोपहर का सामना शिवसेना के मुखपत्र हैं? निश्चित तौर पर अगर मुखपत्र है तो इसमें जो छपेगा वो क्या शिवसेना का मत नहीं माना जाएगा? कि आप उसके एडिटोरियल ब्रेक नहीं, पीआरबी अधिनियम के तहत कार्यकारी संपादक जो हैं सारे लेखों के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए जो है इस लेख के लिए जिम्मेदारी मेरी है। यदि संपादकीय स्तंभ में छपा होता तो इसके लिए नैतिक तौर पर उद्धव जी निश्चित तौर पर जिम्मेदारी लेते। एनके सिंह साहब, ये कैसा एक्सप्लेनेशन? चिट भी मेरी, पट भी मेरी। मैं तो प्रेम शुक्ला जी को वास्तव में बड़ा अभी भी रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आज जो उन्होंने स्टैंड लिया है, प्रेम शुक्ला जी एक बार फिर से सोचिए इसको। आप जब कह रहे हैं दो तरह की भाषा होती है, लीगैलिटी उसकी एक अलग चीज है, शालीनता अलग चीज है।
तुम्हारे बाप भी नहीं कर सकते। जब ये सेंटेंस आप कहते हैं तो ये सड़क छाप सेंटेंस है, तब आप पत्रकार नहीं होते, उस पद से च्युत हो जाते हैं, उससे नीचे आ जाते हैं। तो कम से कम अपने उस गरिमा को तो बनाए रखिए। ये पत्रकार का शब्द नहीं हो सकता कि तुम्हारे बाप, मतलब उनके बाप भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, सड़क की भाषा को हमको कम से कम अखबारों में स्थान देना चाहिए। अच्छा, ये सड़क तो फिर थोड़ा सा ही रह गया है, थोड़ा गाली पे भी आ जाइए और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। जरा सोचिए आप इसको, हम इसलिए कि हम आप लगातार नहीं, अब नहीं, अपशब्द कोई बाप अपशब्द नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बाप उसके लिए अपशब्द हो सकता है जिसको अपने बाप का पता नहीं हो। हाँ, तोरे पति पर कीड़ा पड़े, तोरे पति के कोड़ होए, ये कोई अपशब्द नहीं है, लेकिन ये गांव में अशालीन शब्द माना जाता है। कम से कम पत्रकार के रूप में हमने इस तरह की अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है। अब अगर बाप नहीं है शब्द तो हम इस पर कुछ नहीं कहना है। जनता अशालीन शब्द नहीं है बाप, मुझे लगता है। प्रेम शुक्ला जी फिर से एक बार अगर आप मर्यादा का ख्याल नहीं रख रहे हैं नेशनल चैनल पे, तो मैं पढ़ देता हूं और उसके बाद नलिन कोहली जी का रिएक्शन ले लेता हूं। भाजपा को यदि शिवसेना ने भाजपा के स्टाइल में ही लोकसभा चुनाव के पहले दांव मारा होता तो मोदी के बाप दामोदर दास भी भाजपा को 2014 में पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाते। नलिन कोहली जी, इस भाषा पर आप क्या कहेंगे? इस भाषा पर आप एन.के. सिंह साहब और मुझे लगता है कई लोग लगातार बहुत कुछ कहेंगे, और ये भाषा जो है देश के सामने है। शिवसेना ने तय किया ये भाषा उनको आगे रखना है, तो जनता के सामने बात है। 2 या 3 विषय हैं। आप पहली बात है, इस चुनाव में लड़ाई किसके अगेंस्ट है? लड़ाई है कांग्रेस एनसीपी, क्योंकि ये सत्ता 15 साल से महाराष्ट्र में एक निराशा का हिसाब का मौका आ गया है, जहां 15 तारीख को 15 साल के इस कुशासन को खत्म किया जा सकता है। तो राजनीतिक लड़ाई तो वहां है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध बोलते हुए उनको क्लियर होना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई है किससे। वहां पर सत्ता में जो है उनको हटाने की, या जो जनता जिनको स्नेह दे रहे हैं और सत्ता में आने वाले का संदेश है, यानी भारतीय जनता पार्टी, वो है उनके नजरों पे। ये अब जो है देश के सामने है, महाराष्ट्र की जनता के सामने है। तीसरी बात, जो भी हो, प्रधानमंत्री जी हमारे लोकप्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत रैलीज एड्रेस करें, और जो जन स्नेह उनको मिल रहा है वो शिवसेना को कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों को दिख रहा है। लेकिन उनके व्यक्तिगत रूप से परिवार को खींच लेना, ऐसे शब्द कहना उनके पिताजी के लिए, उनको सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र की शान कैसे बढ़ती है, शिवसेना की शान कैसे बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं क्या ये शोभनीय है। अब इस पे आत्मचिंतन खुद कर ले। हम मानते हैं जनता अपना निर्देश जरूर कल सुबह जरूर देगी। लेकिन नलिन कोहली जी, आपने कहा कि ये लड़ाई जो एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ है या बीजेपी के खिलाफ, तो शिवसेना तो कह चुकी है बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है। ठीक है, उनको ऐसे लगता है। जहां तक जनता के दुखों को खत्म करना है, यदि महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार आनी चाहिए, यदि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी कांग्रेस, भ्रष्टाचारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये इनको अगर हटाना है तो लड़ाई उन्हीं के विरुद्ध लड़ी जाएगी। क्या वहां पर 3,700 लोग जो पिछले साल किसानों ने आत्महत्या किया, या 60,000 अब तक किए, क्या इस सरकार के चलने से उनका उद्धार होगा? क्या जहां पर सिंचाई घोटाला हुआ है और जहां पर ऐसे वहां पर मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जो कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मैं कैसे बांध में अगर पानी नहीं है तो कैसे भरूंगा, कहते हैं कैमरा के सामने सार्वजनिक रूप से, क्या उस सरकार को बदलना प्राथमिकता नहीं है? क्या आर पाटिल जैसे वहां पर गृह मंत्री हैं, कहते हैं कि भाई जेल में रहते समय क्या जेल के बाहर निकल के रेप करते तो अच्छा रहता? क्या ऐसी सरकार को बदलना चाहिए नहीं है? जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है ऐसी सरकार बदले, और उसके लिए सबका अधिकार है कि वो वोट मांगे। विधानसभा अपनी बात रख रहे, करते तो बाकियों को सोचना है कि उनकी लड़ाई किससे है। मनीष जी, आपको जोड़ रहे थे आर पाटिल का स्टेटमेंट जो काफी निंदनीय है। जी दीपक भाई, नलिन कोहली की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि नलिन जी, उन्होंने कहा था कि ये जो बलात्कार का कृत्य है, अगर ये विधानसभा चुनाव बाद होता तो बेहतर होता, जेल में रहकर करते तो बेहतर होता, ऐसा नहीं कहा था। कोहली की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि नलिन जी, उन्होंने कहा था
कि ये जो बलात्कार का कृत्य है, अगर ये विधानसभा चुनाव बाद होता तो बेहतर होता, जेल में रहकर करते तो बेहतर होता, ऐसा नहीं कहा था। क्रेस्टो साहब क्या कहेंगे इस बारे में, आपके गृह मंत्री? कोई बात नहीं। अगर मेरे शब्दों में 1 मिनट, तो क्या आपको मतलब ये दुख नहीं है कि उन्होंने कहा कि रेप कर लेना चाहिए? सिर्फ हम लोगों की जो ये है, आपको लग रहा है इससे सेंटेंस बढ़ जाएगा? मैं तो आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि मैंने कहा कि जेल के बाद, अब मैं रिपीट कर देता हूं, धन्यवाद, मैं कह देता हूं धन्यवाद, पर फैक्ट ये रहा ना कि रेप करने के लिए तो वो रोक नहीं रहे। ये कैसी सरकार है? नहीं 50% महिलाएं रहती है इस देश में। उससे उन्होंने ज्यादा कहा है, माँ बेटियां बहू कहा है है कि चुनाव के बाद करते तो बेहतर रहता, मतलब कि बेहतर काम है, ये करते रहना चाहिए, थोड़ा चुनाव में बचा देना चाहिए, ये कहा है। वैसे नवीन जी, आपका तर्क में एक गलती है। तो अगर इतना बड़ा दुश्मन, अगर इतनी बड़ी दुश्मन ये सरकार है, कांग्रेस है, एनसीपी है, तो आप तो बड़ा अच्छा होता, साथ मिलकर लड़ते, तब तो आपके बल्ले बल्ले थी। तो लेकिन आपने वो नहीं किया, तब तो क्लियर मेजोरिटी मिल रही थी आपको, तो 198 सीटें। अगर दुश्मन वही था तो आपने शिवसेना से अलग जवाब दे देता हूं, इतना शालीन जवाब देके आप बच नहीं सकते। मैं जवाब दे देता हूं। नहीं, मैं शालीन या शालीन जवाब देकर ही अपने तर्क रखूंगा। बचना ना बचना जनता तय करेगी सर। मैं एक एक करके आ जाता हूं। जहां पर आपने कहा कि हम लोगों ने क्यों छोड़ा, आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी कब साथ छोड़ती है? हमने तो नहीं छोड़ा, हमने प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव लगातार देते गए। तो आज तो आप नहीं हुआ के खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़े तो थे, सेना आपके पैरेलल ये तो खड़ी, आपके करना खिलाफ पड़ेगा। लड़ाई है। शादी भी जब होती है दोनों साइड के, 1 मिनट, शादी भी जब होती है दोनों तरफ की रजामंदी से होती है, वैसे ही राजनीतिक रूप से कोई पार्टियों के बीच में जब एक रिश्ता होता है, संगठन बन जाता है एक रूप से, संगठित हो जाते हैं एक रूप से, तो हम लोग जो है दोनों तरफ है। हमने प्रस्ताव लगातार रखा, इच्छा जताई, आज भी युति बाकी पार्टियों के साथ तो है, हमने किसी का साथ तो छोड़ा नहीं। शिवसेना को लगा कि उनको ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, उनको लगा कि जो सीट वो लगातार हारती जा रही थी 25 साल से भी, उस पर भी वो लड़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमारा लक्ष्य 151 का वो अटूट है, तो उन्होंने बात साथ छोड़ दिया। अब अगर छोड़ दिया, जनता के बीच में उनका भी अधिकार है जाना, हमारा भी है। जनता स्नेह किसको दे रही है, सबको दिख रहा है। और क्या निष्कर्ष निकल सकता है चुनाव का, आज शायद उसी बौखलाहट से बहुत चीज हम सुन रहे हैं। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, आप लोग कह रहे हैं एक दूसरे से ये शादी कभी हो नहीं सकती 25 साल की शादी के बाद। तो हमें क्यों बिठाया जब प्रेम शुक्ला जी हैं? देखिए, एक पहले नहीं अखिलेश जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। आपको बाप शब्द पर जो है एक स्पष्टीकरण दे दूं। हमारे नहीं, सुन लीजिएगा दीपक जी। शिवसेना प्रमुख स्वयं कहते थे कि जब कोई प्रबोधन का ठाकरे ने उनके पिता को पिता कहता है तो उन्हें ठीक नहीं लगता। वो कहते थे कि मेरा बाप था, बाप जैसा उसमें जो है फोर्स होना चाहिए। तो बाप शब्द का प्रयोग मुझे लगता है कहीं भी जो है संसार की किसी भी डिक्शनरी में बाप शब्द जो है अपशब्द नहीं है, इसलिए बाप शब्द पर किसी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं। अब रही शालीनता की बात, तो क्या जो है चूहा कहना अपने मित्र को शालीनता है? क्या हफ्ताखोर कहना शालीनता है? क्या नपुंसक कहना शालीनता है? अमित शाह का स्टेटमेंट चूहा का है, विनोद तावड़े ने नपुंसक कहा, और आपके देवेंद्र फडणवीस हफ्ताखोर कह रहे थे। अमित शाह जी के खिलाफ तो बाकायदा हफ्ताखोरी का एक मामला जो है विलंबित भी है, फिर भी हम जानते हैं निर्दोष व्यक्ति को हफ्ताखोर नहीं कहते। तो आप अपने साथी को, जो आपका 25 वर्ष का साथी है, उसके लिए आप इस तरह के अलंकरणों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक वर्जना है, ये कहा जाता है कि आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। अगर उन्होंने अशालीन शब्दों का प्रयोग किया है तो आपको क्या लीगल वो मिल जाता है राइट कि आप भी उनके बाप तक जाएं? एक तो ये है। दूसरा, तमाम चीजें आईपीसी में है। शालीनता पर वक्तव्य है एनके सिंह जी, शालीनता पर वक्तव्य जब चल रही है, आप बाप को अशालीन मान रहे हैं और हफ्ताखोर को शालीन मान रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक। हमारे संपादक संस्थापक मैं बता रहा हूँ, हमारे संपादक श्रद्धेय बाला साहब ने कहा कि मुझे प्रबोधन का ठाकरे को पिता कहना ठीक नहीं लगता अपने पिता को। उन्होंने कहा बाप शब्द में बहुत फोर्स है, बाप जैसा होना चाहिए। बाप मानुस मराठी का एक बहुत बड़ा जो है जो कहावत है, बाप मानुस फ्रेज है ये। तो इसलिए जो है बाप को लेकर इतना बाप करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो बिंदु उठाए गए हैं उस आलेख के, उन बिंदुओं का जवाब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए बाप पर इतना बखेड़ा है।
चलिए मैं उन बिंदुओं पर भी आऊंगा, लेकिन अगर आप मराठी में लिखते तो शायद उसका आशय दूसरा होता। और प्रेम शुक्ला जी, आप उत्तर भारतीय हैं, आपको हिंदी में इसके लिखने का मतलब भी बहुत अच्छी तरह से पता है। आप इसको कितना भी डिफेंड कर लें, लेकिन मुझे लगता है ये अनडिफेंडेबल है। अखिलेश जी, मुझे मेरे पिताजी को बाप कहने में मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं है। मैं मेरे पिताजी को बाप ही कहता हूँ। मैंने कहा ना कि अटल जी को बाप जी कहा जाता है, गाँव में अटल जी के लिए कहा जाता है, बाप जी कहा जाता था उनको, बाप जी कहा जाता था, बाप जी नहीं, बाप जी कहा जाता था उनको। मैं फिर आपको साफ कर दूं प्रेम शुक्ला जी, बाप जी कहा जाता था उनको, बाप जी नहीं कहा जाता था। मैं फिर साफ कर दूं आपको। लेकिन सवाल यहाँ पर अखिलेश जी आपसे है, क्या 25 साल की बप्पा कहा जाता है, बाप का बप्पा जाता है, तो इसलिए जो है गणपति का अपमान नहीं, गणपति बप्पा कह देना। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि सिल्वर जुबली इनकी शादी की मन चुकी थी, आपने भी बड़े हमले किए इन पर, इनकी शादी क्या ढोंग थी? नहीं, अब जो अभी आप लोग तब से कई मुद्दों पे लेके बहस कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पे पहले भी बातें होती रहती थी। अब जो चाहे शिवसेना हो या बीजेपी के माननीय मोदी जी या उनकी जो नई टीम है, उनके इस तरह के प्रबोधन हमेशा आते रहते हैं, इस तरह के शब्दों का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवसेना है करती रही, माननीय मोदी जी तक भी इस तरह के शब्दों का प्रचलन कर चुके हैं, बोल चुके हैं। तो जो भी बोले उसकी हम निंदा करते हैं। और क्राइम पे व्याख्यान दिया जा रहा है, जिसके राष्ट्रीय पार्टी बेल पे हैं, जिसके उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बेल पे हैं, वो एक दूसरे के क्राइम के ऊपर ज्ञान बता रहे हैं कि ये चीज क्राइम में आती है या ये चीज क्रिमिनल है, ये चीज नहीं अच्छी हो सकती। तो अब क्या हो गया है राजनीति, सिर्फ दूसरे को देखना, अपने कुछ फॉलो करके कहते कि हम ये फॉलो कर रहे हैं, हमारा ये आधार है, इसलिए आप ये गलत है। आप खुद दूसरे से सवा सिर गलत हो और दूसरे को बता रहे हो आप गलत हो। तो ये आज क्या है, महाराष्ट्र और हरियाणा में जो गुजरात के प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी, वो आडवाणी जी कहीं दिखे, जोशी जी कहीं दिखे, सिन्हा जी कहीं दिखे, सोरी जी दिखे या कहीं इनके मुख्यमंत्री दिखे? तो क्या है ये? क्या संगठन चुनाव लड़ रहा है, पार्टी चुनाव लड़ रही है, व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है? कौन चुनाव लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है? ये भी एक विषय है लोकतंत्र में कि आपके इतने जो और कद्दावर नेता हैं वो आए नहीं, बुलाया नहीं गया, रोका गया। तो अब खैर चुनाव प्रक्रिया प्रचार तो समाप्त हो गया है, अब जनता का समय आया है, कल से वोट देगी। लेकिन ये कह देना कि जीते हारे कोई भी, लेकिन ये कह देना कि ये बड़े मानक पे थे और ये गैर मानक पे थे, बीजेपी हो या शिवसेना हो, दोनों एक ही भाव के थे, एक ही तरह के हैं। अब वो कौन सफल होता है कि न सफल होता है ये अलग का विषय होगा, लेकिन जो भाव था, जो तराजू का पल्ला था, दोनों का एक ही शब्दावली, एक ही भाषा, एक ही तरह की वाणी और एक ही तरह का व्यवहार रहा है। कुछ कहेंगे? बिल्कुल नलिन कोहली जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी कि वाकई में इन दोनों की जो शादी हुई थी, यानी जो पॉलिटिकल अलायंस हुआ था शिवसेना और बीजेपी का, आज नहीं 25 साल पहले क्या वो एक राजनीतिक ढोंग था। ब्रेक के बाद तो हरियाणा और महाराष्ट्र में मोदी फैक्टर कितना बड़ा है, और आज जो कुछ सामना में छपा है उसके बाद क्या ये लगने लगा है कि बीजेपी और शिवसेना की 25 साल की दोस्ती एक ढोंग थी? प्रेम शुक्ला जी, आपको लगता है 25 साल की दोस्ती ढोंग थी? आप तो शादी की सिल्वर जुबली बना चुके थे। देखिए, हमने तो उनके साथ हर तरह से वफा की और उन्हें जब भी मौका मिला बेवफाई की। तो बेवफाई करने वाले जो हैं, उनकी बेवफाई के किस्से जो हैं अब आम करना तो जरूरी है। हमको चुनाव में जब हम हैं, देखिए जब लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो रहा था तो जिन आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी के नाम की शपथ ली जा रही है, वही मुंडे जी विनायक मेटे, राजू शेट्टी और महादेव जानकर को ले आए थे और ये तय हुआ था कि लोकसभा में हम अपने खाते की 2-2 सीटें देंगे और विधानसभा में भी जब सीटों का बंटवारा होगा तो समान रूप से हम सीटें देंगे। बावजूद इसके जब इनकी तरफ से जो है खेल शुरू हुआ महाराष्ट्र के विभाजन का,
तो हम लोगों ने तब भी कि ये गठबंधन किसी तरह से बचा रहे। जब सीटों का बंटवारा होगा तो समान रूप से हम सीटें देंगे। बावजूद इसके जब इनकी तरफ से जो है खेल शुरू हुआ महाराष्ट्र के विभाजन का, तो हम लोगों ने तब भी कि ये गठबंधन किसी तरह से बचा रहे। 19 सीटें शिवसेना अपने खाते से देने को तैयार हो गई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी, राजीव प्रताप रूडी का कल का बयान है करजत में, और वो कहते हैं कि हमको तो किसी भी तरह गठबंधन तोड़ना ही था। तो जब उन्होंने तय कर रखा था कि हिंदुत्व पर हम बार बार सवाल पूछते हैं, हम राम जन्मभूमि याद दिलाते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, प्रेम शुक्ला जी नागरिक कानून की बात करते हैं, हम कश्मीर के मुद्दे पर अड़ जाते हैं, पाकिस्तान की धरती पर लड़ जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप भूल रहे हैं। उन्होंने किसी भी तरह हिंदुत्व के पीठ में खंजर घोंपना तय कर लिया। प्रेम शुक्ला जी, आप भूल रहे हैं, जब भाजपा से गठबंधन टूटा था हरियाणा में, तब आपने ही कहा था कि शिवसेना से गठबंधन नहीं टूटेगा क्योंकि ये तो हिंदुत्व की मजबूत डोर से बंधा हुआ है, फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा हुआ है। अब उस जोड़ का क्या हुआ, जरा ये भी बताएं देश की जनता को। हम तो यही समझ रहे थे ना, क्योंकि इनकी वही तो कह रहे हैं ना कि हिंदुत्व के गठजोड़ को भी ये 25 वर्षों तक 1989 में परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, शिवसेना प्रमुख के बीच जो गठबंधन हुआ था, ये तय था कि हम हिंदुत्व के लिए समर्पित रहेंगे। और जब हिंदुत्व को जो है सत्ता सौंपने की, केंद्र में सत्ता ले लिया आपने, आप 282 हो गए। जब ये हुआ कि राज्य में महाराष्ट्र की सत्ता आ सकती है, तो महाराष्ट्र की सत्ता अगर आ गई तो शिवसेना प्रबल हो जाएगी, ये इनके मन में भय पैदा हुआ। और इस भय के वश जिन लोगों ने मायावती को मुख्यमंत्री माना, नीतीश कुमार को माना, कुमार स्वामी को माना, उन सबको आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नाम पर आपत्ति हो गई। तो भाई दगा करना किसने तय किया? बेवफा है आप नलिन कोहली जी। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। चुनाव में कल वोट लगने वाले हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, एकमात्र अर्जुन के जैसे तीर चिड़िया की आंख की तरफ, एनसीपी कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारी सरकार, घोटालों की सरकार, वहां पर ऐसी सरकार जो जनता के हितों की जगह अपने हितों के लिए काम करती रही, उस सरकार को हटाने का असर आ रहा है। 15 साल के निराशा के हिसाब को खत्म आने का 15 तारीख को कल अवसर आ रहा है। और जनता के बीच हम इसी संदेश के साथ गए, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता का उद्धार तब होता है जब वहां की सरकार जो है और अभी जो व्यवस्था हटे। इसके आगे पीछे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, 15 साल अभी अखिलेश जी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्ञान एक मिनट ज्ञान बता रहे थे वो भाषा पे। मुझे बड़ा आनंद आया सुनने में। इनके बड़े वरिष्ठ सहयोगी ने तो मुलायम सिंह यादव जी को चरसी कहा था, दिग्विजय सिंह जी ने तो टंच माल कहा था एक अपने सहयोगी को, ओसामा जी भी दिग्विजय सिंह ने कहा था ओसामा बिन लादेन को, और गृह मंत्री ने तो हाफिज सईद साहब बना दिया जो भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं। तो भाषा पे ज्ञान ना बांटे। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अपने काम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। हर कोई विषय जो महाराष्ट्र के बाहर का हो, कोई व्यक्ति विशेष से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, मोदी जी से हो, उस पर चुनाव लड़ना पसंद करेगी। क्योंकि जब निराशा का हिसाब है तो जनता के सामने जाएंगे कैसे, किस मुंह के साथ जाएंगे, किस विश्वास के साथ जाएंगे? क्लाइड, आपकी पार्टी ने 15 साल की निराशा दी है और भ्रष्टाचार दिया, इसके अलावा महाराष्ट्र की जनता को कुछ नहीं दिया है, ये बीजेपी का आरोप है और यही मुद्दा है चुनाव का। दीपक जी, मैं काफी समय से आप सब लोगों की बातें सुन रहा हूँ। अब मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो जरा अखिलेश जी, 1 मिनट, आपकी पुरानी सहयोगी पार्टी बोल ले, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। तो दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से अगर आपका जो ये चर्चा चल रहा है, आप जब भी आपका जो विषय है आज का, आप जब भी उस विषय पर ध्यान आकर्षित करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो दिशा भूल करते हैं, वो जो मुद्दे से नजर हटाने देखते हैं। ये बीजेपी का मुद्दा रहा है। जो मुद्दे पे बात होती है ना, वो मुद्दे पे कभी ध्यान देते नहीं। इतना झूठ बोलते कि वो खुद स्वयं समझते हैं कि वो झूठ सच है। तो जब आप एक मुद्दे पे, प्रेम शुक्ला जी जब आपको समझा रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं, ये घुमा फिराकर फिर से कांग्रेस एनसीपी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। ये हमेशा दिशा भूल करने के लोगों को नजरअंदाज करके दूसरी तरफ ले जाके बात अलग। नहीं नलिन जी, मुझे बात करने दीजिए। आपको बहुत रिस्पेक्ट से मैंने सुना है, जरा मेरी बात सुन लीजिए आप।
और दिशा भूल करके जो मुद्दे पे बात है ना वो छोड़कर सब जगह की बात करते हैं, ताकि जो असली मुद्दा है वो लोगों के नजर से हट जाए और दूसरे पर ध्यान दे। लेकिन ये एक बात हमेशा याद रखिए, झूठ को सच में तब्दील नहीं कर सकते, सच्चाई हमेशा सच रहेंगी। और सच्चाई यही है कि पिछले 15 वर्षों से हमने महाराष्ट्र के लोगों की सेवा की है, इसलिए उन्होंने हमें चुनकर लाया है। और कल भी जब आप 15 तारीख बता रहे हैं ना, 15 तारीख को फिर से महाराष्ट्र की जनता हमें वोट देकर हमें बहुमत से अच्छी तरह से हमें वोट देंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि झूठ बोल कर आप उसको सच्चाई में तब्दील नहीं कर सकते, और जो मुद्दा है उसको साइड ट्रैक करके यहां ले जाकर वहां घूमकर लेकर वो आप बदली नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कि यहां पर इनकी आदत है, बीजेपी की आदत, जो मुद्दा है ना वो मुद्दे पे ध्यान नहीं देंगे। अब जब मुद्दा ऐसा है कि पाकिस्तान हमारे देश पर अटैक कर रहा है, वो वहां से सब चाइना की तरफ से हो रहा है, ये वहां वो मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां, अरे आर पाटिल जी रेप के बारे में क्या बोल रहे हैं महाराष्ट्र में, ये तो बता दीजिए। मैं आपको आ रहा हूं, मैं सब खुलासा करूंगा। देखिए दीपक जी देखिए, मुझे बात करने दीजिए, मैं सब बात करूंगा। हम पीठ दिखाने वाले में से नहीं है, हम सच्चाई का सामना करने से। वो कह रहे हैं कि रेप अगर इलेक्शन के बाद होते तो अच्छा होता। मैं आता हूं ना दीपक जी, मैं आता हूं ना मुद्दे पर, वो भी आपको बताता हूं ना, मैं बात करूंगा उस बात पे। मेरा ये एक मुद्दा जो फिनिश करने दीजिए, मैं आता हूं ना उस बात पर ही बात करूंगा मैं आपसे। तो इनको महाराष्ट्र की पड़ी है, इनको महाराष्ट्र में सत्ता की पड़ी है, देश में जो काले बादल मंडरा रहे उसकी पड़ी नहीं है, इनके पास महाराष्ट्र में लोकल नेता नहीं है, इसलिए आदरणीय मोदी जी को यहां आकर प्रचार करना पड़ता है। बात है आर पाटिल साहब की, जो उन्होंने बयान किया वो गलत किया, वो मानते हैं। हमारे पवार साहब जो है हमारे पक्ष के अध्यक्ष है, उन्होंने उनसे बात करके इस बात का खंडन भी किया, उनसे ये बात भी की, और ये जो कहा उन्होंने गलत कहा और उन्होंने माफी भी मांगी। लेकिन मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, ये बात करते आर पाटिल साहब की बात करते, निहाल चंद मेघवाल जी, इनको याद कराइए निहाल चंद मेघवाल जी क्या है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, निर्भया का जो केस हुआ था, पूरे देश में एक शर्मनाक केस हुआ था, पूरे देश ने इस मुद्दे को इतने सीरियसली लिया था, लेकिन इनके सीनियर नेता जो है, वरिष्ठ नेता जो है अरुण जेटली ने, क्या हुआ, एक छोटी सी इंसिडेंट है, स्मॉल इंसिडेंट। अरे कहां था, कहां पहुंच गए? अरे कम से कम पैरामीटर्स में रहने दीजिए। अरे कहां पहुंच गया? एक नेता जो वहां मंत्री है, रहने दीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए बात। एक मंत्री ये बात कह रहा है, जो मंत्री रहा है, आप मेरी बात है, अगर वो ये बात कह रहा है कि रेप, आप सोचिए उस मानसिकता को। गृह मंत्री है भाई, मंत्री नहीं है। तो गलत गृह मंत्री अगर ये कह, इसको क्या आप गलत कह के बच सकते हैं? एक कोई लगता है कि सड़ी हुई मानसिकता ने कहा, कब बोला भैया मुझे बता दीजिए। आदमी ये कह सकता है। आप दीपक जी ये मुद्दा उठाइए ना, अरुण जेटली जी ने जब निर्भया का इंसिडेंट को, अरे तो ये जस्टिफाई थोड़ी हो जाता है, उसकी वजह से वो भी मुद्दा उठाइए ना। अरे भाई क्रेस्टो, ये जस्टिफाई थोड़ी हो जाता है। अरुण जेटली ने क्या कहा, उससे क्या ये जस्टिफाई हो जाए? जस्टिफाई कर रहे हैं हम, जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। नहीं चलेगा, आपको उस आदमी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। अगर इतनी सड़ी मानसिकता का आदमी है, में वो बात कही और आप उसको किस संदर्भ में, एक रॉटन माइंड से ये जवाब निकल सकता है। कोई सड़ा हुआ दिमाग होगा, उसी से ये निकल सकता है। आप सोचे तो पॉलिटिकल प्रोसेस में इस तरह के गंदे लोग आ गए, दूसरे की बात कर रहे हैं, तो आप भी निकालिए ना, आप भी। अच्छा चलिए आगे बढ़ते, ये बहस यहाँ पर रुक जाएगी। अखिलेश प्रताप सिंह एडवाइस दे रहे, आप मोरालिटी का इस्तेमाल करिए ना, आप मोरालिटी से बात करिए ना। वो जनता कर रही है, वो जनता कर रही है। किसने दिया? अखिलेश प्रताप सिंह जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये किसने हक दिया? ये इन दो राज्यों में जिस तरह से मोदी जी ने प्रचार किया है, 37 रैलियां की है, एक नहीं 37 रैलियां की है। मैं आ रहा हूं नलिन जी आपके पास। उसके बाद आपको लगता है कि अगर ये जनादेश मिला तो मोदी जी को मिलेगा, और अगर जनादेश नहीं मिला तो मोदी जी को नहीं मिलेगा। क्या ये मोदी जी के लिए एक पॉलिटिकल रेफरेंडम है, मोदी जी के लिए एक राजनीतिक जनादेश होगा? अखिलेश जी, पहले मैं थोड़ा, जब पूर्व में बताया जा रहा था बलात्कार के शब्दों के ऊपर, तो किसको हम याद दिलाएं? मोहन भागवत जी को याद दिलाएं कि उमा भारती जी को याद दिलाएं कि और तमाम लोगों को याद दिलाएं? जाने दीजिए, सब वही हैं जो आप, किसी को इसमें एक सराहा नहीं जा सकता। इन लोगों की यही सोच है। मोदी जी, मैंने गिनाया न कि जब आप वरिष्ठ नेताओं को प्रचार में नहीं जाने देंगे, या न जाएं, या न बुलाया गया, या नहीं गए किसी कारण से, तो आप हैं, मोदी जी न्यूज मेकर हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकर नहीं है।
एक भी डिसीजन अभी तक जनहित की प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं लिया। या तो एनआरआई का एक डिसीजन लिया, या दवा के दाम जिस कंपनी के मालिक से मिले अमेरिका में, उसके जाने के पहले उसको नजराना स्वरूप उन कंपनियों के दवाओं के जो दाम थे जो फ्री कर दिया। अमेरिकन रेट से यहाँ पे दवाएं बिकेंगी, अरबों और करोड़ों रुपए का उनको मुनाफा होगा। तो मोदी जी दौड़ भाग करने वाले व्यक्ति हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, किसी न किसी ने बहाने किसी न किसी तरह से रोज दौड़ भाग करते रहेंगे। प्रशासन नहीं चला पाएंगे क्योंकि उनका ना सोच है ना विजन है। और जो दौड़ भाग करेगा तो चुनाव में जो कुछ भी होगा निश्चित रूप से उससे जोड़ा भी जाएगा। थोड़ा मौका जरूर दीजिएगा। क्या आज वो प्रधानमंत्री जो इतनी बातें करते थे, जिन जिन फ्रंट पे, चाहे वो रोजगार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे काला धन हो, चाहे सीमा हो, चाहे और तमाम चीजें हैं, उस पे अपने भाषणों में भी उसका जिक्र नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप 6-5 महीने में हमें रिजल्ट दें, लेकिन देश जानना चाहता है कि आपने कदम कितने उठाए हैं, उस कदम क्या है, उस कदम का रिजल्ट कब तक आएगा। एक प्रचार हो रहा है, इसमें सरकार की उपलब्धियां बताई जाती हैं, आदमी बताता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बताए। दूसरों का निंदा, आलोचना, आत्म प्रशंसा, पर निंदा और कटाक्ष। तो ये प्रधानमंत्री जी अब अपने जो विपक्ष के मोड के थे वो बाहर आए और गुजरात से बाहर आए। अमेरिका में भी गर्भा से लेकर के केमछू से लेकर के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हम सारे लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं। उस गरिमा के अनुरूप आचरण भी करें और उस गरिमा के अनुरूप जनता जो जानना चाहती है, प्रधानमंत्री जो सुनना चाहती है, जैसे सीमा का बहुत से मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री से अपेक्षा रखती है कि वो इस मुद्दे पे देश को बताएंगे। वो इस इतने बड़े चुनाव प्रचार में भी अछूता रहा क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं जिनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है। ये सौभाग्य इस देश के भाषण जब खत्म हो जाए तो मुझे मौका जरूर पिछले 15 वर्षों से मोदी जी के साथ। राहुल गांधी से कौन सवाल जवाब कर सकता है? क्या उनसे सवाल होना है या क्या आप सवाल कर सकते हैं? राहुल गांधी बोलते हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कौन सवाल जवाब कर सकता है, ये भी बता दीजिए मुझे। मैं कुछ कहना चाहूंगा, 1 मिनट। कितने प्रेस, हर दौरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, हर दौरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दीपक जी। गिनाना कहे शुरू करूं मैं, और देखिए 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने। जरा गिना दीजिए। आपको नहीं पता क्या? जरा गिना दीजिए। चुनाव के दौरान, अरे चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में कब किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस? अरे अब गिनाना क्या है, बनारस, कलकत्ता, दिल्ली से लगाए, कहाँ कर रहा, जयपुर, बंबई, सब जगह की है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव अभी लेटेस्ट है, वहाँ कहाँ की है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए। चुनाव में नहीं किया, एक चुनाव के बता रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। लेकिन जब हम उसके पहले हम महाराष्ट्र और हरियाणा की एक बता दीजिए। कितने इंटरेक्शंस किए हैं? अरे एक बता दीजिए महाराष्ट्र और हरियाणा के। आप मोदी जी की एक गिना दीजिए। महाराष्ट्र और हरियाणा के बता दीजिए, एक बता दीजिए राहुल गांधी के। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भी की थी। मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में भी की थी। मैं तो विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और नहीं, अब आप कहिए, फिर अब पंचायत के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। हम कह रहे मोदी जी की एक तो बता दीजिए, पिछले 16 वर्षों में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बता दीजिए। मोदी जी ने तो लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक सभी चैनल को इंटरव्यू दिए थे। दीपक जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ प्लीज। हाँ ललित कोहली जी, फ्लोर आपके लिए ओपन है। ऐसे विज्ञान भवन में बात नहीं की आज तक। थोड़ा शांति हो जाए, मैंने बड़ी शालीनता से पूरी बातें रखी। वैसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी ने आज सिद्ध कर दिया है पूर्ण रूप से कि ये राहुल गांधी जी के साथ बड़े करीबी रूप से काम कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है कि जैसे राहुल गांधी जी सो रहे थे पार्लियामेंट में या विदेश में ज्यादा रहते, वैसे ही अखिलेश जी उनके साथ यात्रा पे रहे होंगे या सो रहे होंगे। जब इस देश में महंगाई घटी है, 5 साल के लोएस्ट पे आई है, कह रहे मोदी जी ने काम क्या किया। 40 साल में जितने अकाउंट खोल नहीं पाई है गरीबों के लिए, 3.5 करोड़ ग्रामीण इलाके में और 5.5 करोड़ अकाउंट खोले पिछले मुश्किल से 70 दिनों में। और आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर रहा हूं। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 15 दिन के अंदर में लॉन्च कर दिया। कोई 10 साल से लकवा मारी हुई सरकार नहीं थी जो हम करेंगे, हम देखेंगे, मेरे दिमाग में है कैसे होगा अगला 10 साल का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब दिमाग में रह गया, जमीन पे तो कुछ हुआ नहीं। महंगाई के दर के बारे में क्यों नहीं बात करते? और बताइए आप,
आगे एक एक करके कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की रेटिंग नहीं बढ़ा दी क्या 4 महीनों में, जो बिल्कुल जंग की स्टेटस पे आ जाती उसको रिवर्स कर दिया। लेकिन ये सब चीजें ना अखिलेश जी को दिखेंगी ना राहुल जी को दिखेंगी, क्यों राहुल जी को विदेश में फुर्सत मिले तो देश में प्रचार करेंगे, और सोने से फुर्सत मिलेंगे तो महंगाई की डिबेट को सुन पाएंगे पार्लियामेंट में। वैसे ही अखिलेश जी उनके परम लीडरशिप के साथ उसी रूप से विदेश की यात्रा पे होंगे, देश में क्या हो रहा है उससे जानकारी नहीं होगी, और पूरे चुनाव में कंध मिलेंगे तो महंगाई की डिबेट को सुन पाएंगे पार्लियामेंट में। वैसे ही अखिलेश जी उनके परम लीडरशिप के साथ उसी रूप से विदेश की यात्रा पे होंगे, देश में क्या हो रहा है उससे जानकारी नहीं होगी, और पूरे चुनाव में कंफ्यूज है, पता ही नहीं कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, क्या किए, कौन सा प्रचार किया। मैं तो बिल्कुल ऑफिशियली कह रहा हूं अपने दिल से, राहुल जी का तो प्रचार बहुत करना चाहिए अखिलेश जी, क्योंकि मुझे लगता है अद्भुत प्रचार होता है उनका, और वो बढ़ाकर करना चाहिए आपको। हमें बड़ा गर्व है हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए लाखों लोग अपने आप आते हैं, भीड़ जतानी नहीं पड़ती है। जब वो एक स्वर में कहते हैं बोलो कुछ, तो माइक के ऊपर में टीवी के माध्यम से पूरा देश सुनता है, लाखों लोगों के स्वर, एक स्वर में एक आवाज। मुझे आज तक ये सुना नहीं, भैया 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 करते करते मुझे जनता से तो कुछ सुनने को मिला नहीं। तो ऐसा है, ये सब आरोप लगाना अपनी जगह है, राजनीति कर सकते हैं हम अपनी जगह, लेकिन तथ्यों पे बात करिए। पूरे झूठ अगर बात करना है तो ये भारत की सभ्यता नहीं है, ये इटली की सभ्यता हो सकती है। अभी दीपक जी इनको मैं तथ्यों पे बता रहा हूँ, बहुत क्विकली 1 मिनट के अंदर। अखिलेश जी समय खत्म हो गया। दीपक जी इन्होंने महंगाई की बात एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। महंगाई की बात की, खुदरा महंगाई क्या घटी है? आलू 40 रुपए, प्याज 40 रुपए अगर भाजपा के लोग खरीदते हो। अरे क्या पेट्रोल के दाम गिरे हैं नहीं या गिरे? क्या डीजल के दाम गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं? और मैं आपसे कह रहा हूँ यार दावे से, डीजल के दाम सबसे निचले स्तर पे आएंगे इसी सरकार के नीचे, देश की सरकार के नीचे, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार। शोर न मचाएं, शोर न मचाएं, शोर न मचाएं, प्लीज शोर न मचाएं। झूठ झूठ का खुलासा हो रहा है, तथ्य गलत है तो मैं बताऊंगा सर। दूसरी बात, अरे सर छोड़िए, मेरा नाम नलिन सत्यकांत खोलिए, झूठ में बोलता ही नहीं हूँ। आपका नाम अगर होता भी तो आप झूठ बोल के थोड़ी ना डिबेट वो योजना को अपना बता रहे हैं, और वो योजना 61% पब्लिक का अकाउंट खोल चुकी है। अरे तो आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे आप लोग 40 साल से? बताइए ना, खाने का से फुर्सत मिलती तो लूट गए पैसे को, खाने की फुर्सत तो थी नहीं आपके पास, इसीलिए तो आपके पास कुंभकर्ण की नींद थी। लॉन्च क्यों नहीं किया? आपको पता नहीं, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? आप दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय घूमने से अगर समय मिलता आपके नेतृत्व को तो देश में कुछ इम्प्लीमेंट करते। मोदी जी के लिए आप लड़ रहे हैं, मोदी जी आपको नंबर देंगे, राहुल जी का अजी मुझे नंबर नहीं चाहिए, मैं आपके सामने डिबेट में यही का यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपके इन बयानों के सामने चुप भी नहीं रहने वाला है। कोई प्रधानमंत्री बन जाए प्लीज। अरे जनता के पास ही हम जाएंगे अखिलेश जी, बहस को यही रोकना होगा। लेकिन आखिरी सवाल में सबसे जानना चाहूंगा, इनके सिंह सर, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए जनादेश है एक तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी को सेंट्रल फिगर मान के चुनाव लड़े गए? जी हाँ, एक तो ये है कि कहीं न कहीं ये बीजेपी की मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी है कि एक यूनि लीडर पे आप पूरा का पूरा चुनाव लड़ा रहे हैं। एक लीडर पे चुनाव लड़ाना किसी भी प्रजातंत्र में, और वो भी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को कम से कम एक सेकेंडरी टर्शियरी लीडरशिप को ग्रो होने देना चाहिए नेचुरल प्रोसेस में। आज आपके पास महाराष्ट्र में कोई लीडर नहीं है, आपने नहीं अनाउंस किया, जबकि प्रधानमंत्री का नाम आपने 6 महीने पहले अनाउंस कर दिया था। हरियाणा में आपके पास लीडर नहीं है, तो ये कहीं स्ट्रक्चर्ड पार्टी में एक वॉइड है जो कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो मोदी जी को सिर्फ आप दिखा के जब आप कर रहे हैं तो लॉस इसका यह हो सकता है कि अगर आपने अच्छा नहीं किया तो पूरा मोदी जी की इमेज डेंट होगी, और अगर फायदा हुआ तो मोदी जी का फायदा होगा। तो क्लियर कट रेफरेंडम है ये मोदी जी के परफॉर्मेंस को लेके। एक जो अखिलेश जी ने बात कही, ये बात सही है कि टाइमिंग गलत है। बस 1 सेकंड कहूंगा अखिलेश जी, एक बात बता दें, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों घटा है, फूड इन्फ्लेशन दोनों फ्रंट पे घटा है, इसलिए ये एक पॉजिटिव साइन है। अब आप ये नहीं कह सकते कि फूड इन्फ्लेशन नहीं घटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी उसी तरह घटा है। आलू 40 रुपए है कि नहीं है? आलू 40 रुपए किलो है कि नहीं है? पता करके आएंगे मार्केट में, पता करके आएंगे मार्केट में, नलिन कोहली भी आएंगे। मोदी जी जैसा एक नेता है जो जिम्मेदारी के साथ कहता है कि मेरे कान पकड़ लेना 5 साल के बाद,
ये कोई गांधी परिवार नहीं है, नेहरू गांधी परिवार, जहां श्रेय उनके पास जाता है और बाकी सब जो है दिक्कतें जो आती है उनको बचाने में लगती है। ये होता है नेतृत्व। जिम्मेदारी के साथ कहता है कि लद्दाख डिस्प्यूटेड है। अरे सोते नहीं है वो पार्लियामेंट में। मोदी जी तो वैसे भी सोते नहीं है, काम करते रहते हैं। फुर्सत मिले ना सोने से तो आप कुछ चेष्टा करते। जो गरीबों की नहीं सुनता है, जो कभी गरीबों के लिए क्या, जब महंगाई पे कल का पूरा दिन है भाई, कल का पूरा दिन भी है, 19 तारीख का दिन भी है। हित हो रहा था पूरा, जब सपने देख रहे थे कि महंगाई कैसे घटेगी। अखिलेश जी कल का भी पूरा दिन है, 19 तारीख का भी पूरा दिन है। क्या वो गरीबों का हित करने वाले? आपको नलिन जी को जरूर बुलाऊंगा मैं। कल की सरकार का आंकड़ा है, कल का भी पूरा दिन है, 19 तारीख का भी पूरा दिन है। आप दोनों फिर आमने सामने होंगे और जनता नंबर देगी। छोड़ दीजिए, और जनता नंबर देगी। सोने से पार्लियामेंट में जब महंगाई का डिबेट है, कोई गरीबों का हित नहीं पूरा होता है। मनीष जी क्विकली 10 सेकंड में 1 लाख से बचना चाहिए। आप बताइए ये मोदी जी के लिए जनादेश होगा कि नहीं होगा? जी दीपक भाई, ये दो गठबंधन जो अलग अलग हुए हैं, इनके लिए चारों दलों के लिए एक शेर याद आता है, क्योंकि सब एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब बागबा ने आग दी मेरे आशियाने को, जिन पे तकिया था वही पत्ते बन के हवा देते रह गए। जहां तक मोदी मैजिक की बात करें, मोदी की सभाओं में भीड़ जरूर आई थी, लेकिन कल कितने लोग निकलकर वोट करेंगे ये निर्धारित करेगा कि मोदी का मैजिक चला या नहीं। 19 तारीख को ज्यादा होता है तो वो बीजेपी के फेवर में जाएगा, अगर पोल परसेंटेज कम रहता है तो वो नीचे रहेगा। ये शायद आप कहना चाहते हैं। लेकिन वोटर बड़ा समझदार है, वो जानता है कि उसे क्या करना है। तो हमें इंतजार करना होगा कल का और 19 तारीख का, तब पता लगेगा कि वोटर का मिजाज आखिरकार कहता क्या है। हमें क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार देखिए सुपरफास्ट खबरें। फिलहाल इंडिया न्यूज में इतना, हमारी इस बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।